विमलताई कपास की बत्तियां बनाते हुए हॉल में बैठी थी। उम्र लगभग 65 साल थी उनकी। वह हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे ही सही, मगर वह घर का सारा काम निपटाती थी। विमलताई ने देखा कि उनकी बहू जल्दी जल्दी एक बैग लेकर उनके कमरे में गई और फिर बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। स्नेहा, विमलताई की बहू, एक बड़ी सी आईटी कंपनी में प्रबंधक के रूप में काम करती थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी। ऑफिस से आई कि सीधा अपने कमरे में जाकर लेट जाती थी। लेकिन विमलताई कभी शिकायत नहीं करती थी। बस स्नेहा का बार बार रात में पार्टियों में जाना उन्हें पसंद नहीं आता था। इस बात के लिए वह अपने बहू को काफी बार समझा चुकी थी, मगर स्नेहा पर कोई असर नहीं होता था। वह अपनी सास से हमेशा नाराज रहती थी। विमलताई ने जब स्नेहा को परेशान देखा तो उसके कमरे में जाकर पूछ लिया, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया तो विमलताई वापस हॉल में आकर बैठ गई। इतने में उन्हें घर के आंगन में रमेश खड़ा दिखा। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, रमेश बेटा, वहां क्यों खड़े हो? भीतर आ जाओ, बहुत धूप है। मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत ले आती हूँ। रहने दो माँ, मुझे नहीं चाहिए। वो घर के भीतर आते हुए बोला। क्या हुआ रमेश, क्या कुछ कहना चाहते हो? रमेश ने कड़े स्वर में कहा, जाइए और तैयार हो जाइए, हमें बाहर जाना है। विमलताई ने पूछा, कहाँ जाना है? कोई उत्तर नहीं मिला। वह अंदर जाकर तैयार होकर आई। उनकी बहू भी तैयार हो गई थी। तीनों कार में बैठे और कार चल पड़ी। दोनों भी विमलताई से कोई बात नहीं कर रहे थे। उनके कुछ पूछने पर भी दोनों अनसुना कर दे रहे थे। पिछले कई दिनों से रमेश ने अपनी माँ से ठीक से बात नहीं की थी। स्नेहा रमेश के कान विमलताई के बारे में बुरा बुरा बोलकर भरती रहती थी। रमेश भी अपनी पत्नी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था। नतीजा, माँ बेटे के रिश्ते में अब सिर्फ नाराजगी बची थी। रमेश जब भी अपनी माँ को फटकारता था, स्नेहा को बहुत सुकून मिलता था। वो आग में तेल डालने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। गाड़ी जल्द ही एक बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। वह एक वृद्धाश्रम था। विमलताई को लगा कि शायद उनका बहू बेटा उन्हें मंदिर या कहीं घूमने लेकर आए होंगे, लेकिन वह उन्हें एक वृद्धाश्रम में लेकर आए थे। विमलताई की आंखें भर आई। उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद से मैंने तुम्हें ही देखकर एक एक दिन गुजारा है। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। रमेश ने वृद्धाश्रम के लोगों से कहा, इनका ध्यान रखिए ठीक से। वहां के मैनेजर ने कहा, अगर आपको बहुत चिंता हो रही है तो आप ही वापस लेकर जाइए अपनी माँ को। रमेश ने अपनी माँ की ओर देखा और वहां से चला गया। विमलताई बहुत रोई। वहां के अन्य वृद्धों ने उन्हें समझाया कि हम सब आपकी ही तरह यहाँ आए हैं और हम सब अब खुश हैं कि हम किसी के लिए बोझ नहीं है, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। विमलताई ने आंखें पोंछ ली। वहां पर एक काम करने वाली लड़की माला ने उन्हें भोजन करवाया और एक पलंग पर आराम करने के लिए बिठा दिया। इधर स्नेहा रमेश अब घर आ चुके थे। स्नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यही आजादी चाहिए थी। रमेश ने स्नेहा से चाय बनाने के लिए कहा। वह झल्लाती हुई बोली, तुम खुद बना लो, मैं थक गई हूँ। रमेश ने चाय बनाने के लिए पतीला रखा और सोच में डूब गया। इतने सालों में माँ ने एक बार भी मैं थक गई हूँ नहीं कहा था। चाहे वह बीमार ही क्यों ना हो, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। अगले ही पल उसने इन विचारों को हटा दिया और वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। स्नेहा ने अब एक बाई काम पे रख ली थी, जो खाना बनाने से लेकर झाड़ू, कपड़ा, पोछा, बर्तन सारे काम करती थी। विमलताई के रहते हुए उसे कभी काम वाली बाई लगाने का ख्याल नहीं आया था। अगर कभी काम वाली बाई छुट्टी पर चली जाए तो स्नेहा इधर का ग्लास उधर नहीं करती थी। धीरे धीरे घर काफी अस्त व्यस्त होने लगा था। घर के साथ रमेश की जिंदगी भी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि माँ दिन भर कितना कुछ करती थी उन दोनों के लिए। एक दिन विमलताई की एक पुरानी सहेली माया घर आई। पिछले कई सालों से विमलताई और उनकी दोस्ती थी, शायद रमेश के जन्म से पहले भी। वो घर में आते ही बोली, रमेश, तुम्हारी माँ कहाँ है? बहुत समय से हम मिले नहीं हैं, जरा उन्हें बुला दो। रमेश ने कहा, वह नहीं है। माया ने कहा, कहाँ गई है, कब तक आएगी? रमेश सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। माया ने रमेश से कहा, रमेश, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें विमला जैसी माँ मिली है। हर वक्त बस तुम्हारी चिंता रहती है उसे। जब भी मिलती है तुम दोनों की ही बातें करती है। जब वो वापिस आ जाए तो उसे मुझे फोन करने के लिए कहना। हमें कल एक वृद्धाश्रम में भेंट देने जाना है। रमेश ने पूछा,
किस वृद्धाश्रम में जाने वाले हैं आप? ममता ममता अनाथाश्रम, यहाँ से बस 10-12 मील की दूरी पर है। रमेश ने कहा, वैसे आप लोग वहां क्यों जा रहे हैं? ममता अनाथ आश्रम के कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च तुम्हारी माँ ने उठाया है, और तुम्हें भी। इतना कहकर वह रुक गई। रमेश ने काफी जोर दिया, तब वह बोली, विमला ने भी तुम्हें वहीं से लाया था। तुम्हारी माँ ने कभी भी यह बात नहीं कहने दी, पर आज मैंने बोल दिया। तुम उसे मत बताना कि मैंने तुमसे यह बात कह दी है, वरना वह मुझसे अपने सारे संबंध तोड़ देगी। इतना कहकर माया वहां से चली गई। रमेश अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। ये उसने क्या कर दिया था? वह बहुत रोया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। जिस माँ ने एक अनाथ बच्चे को घर दिया, प्यार दिया, अपना नाम दिया, आज वही उसे वृद्धाश्रम छोड़ आया था। रमेश ने तुरंत स्नेहा को आवाज लगाई और कहा, माँ को वापिस लाने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? रहने दो उस बुढ़िया को वही। रमेश ने स्नेहा के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और वह तुरंत कार लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गया। विनोते आंगन में बैठी थी। अपने बेटे को देख वह मुस्कुराई। रमेश ने जाते ही कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझ जैसे अनाथ को अपनाया और मैंने यह क्या कर दिया। तुम वापस घर चलो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। विमला ताई ने कहा, मैं यह तो नहीं जानती कि तुम्हें यह सच कैसे पता चला, लेकिन अगर तुम मेरे अपने बेटे होते, मैंने तुम्हें जन्म दिया होता, तो क्या तुम कभी वापिस आते? क्या माँ की कीमत बस इतनी है? बच्चे को जन्म देने से लेकर न जाने अपने जिंदगी के कितने ही पल माँ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देती है, और उसे आखिर में वृद्धाश्रम मिलता है। अगर तुम्हारे अनाथ होने की सच्चाई तुम्हें नहीं पता चलती, तो तुम यहाँ कभी वापस नहीं आते, है ना? रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। स्नेहा को मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगेगा। पास रहकर रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने से अच्छा है मैं तुमसे दूर रहूं। रमेश ने फिर कहा, माँ प्लीज एक मौका दे दो। इतने में वहां एक प्रबंधक आया और कहने लगा, जाने भी दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए। ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है जब कोई बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से वापिस लेने आया हो। विमलाबाई ने अपना सामान लाया और रमेश की कार में जाकर बैठ गई। रमेश की जैसे सांस में सांस आ गई थी।